तो फ्रेंच में मुझे दाढ़ी तक नहीं आती है, तो जबान कहाँ से आएगी। उन्होंने बोला था कि एक आदमी है जो महा लड़कीबाज है। आप? अरे मैं नहीं। अच्छा सॉरी। दोबारा इश्क मुमकिन है गालिब, पर टूट के चाहना तो एक ही बार होता है। तो वो आप टूट के चाह लिए? ये एक्सप्लेन मत करो, बस बात है। शेर सुन लिया, एंजॉय करो। एक देवरिया का लड़का इंटरव्यू दे रहा है परितोष त्रिपाठी बन के, और एक कानपुर की लड़की इंटरव्यू ले रही है, तो बात फिर हिंदुस्तान की होगी ना। मेरा काम ये था कि मैं चुटकुले सुनाऊं, मैं बातें करूं, मैं शायरी करूं। जैसे कट हो मैं फ़ोन पे लेके वापस वो उसका ब्लड रिपोर्ट का क्या है और किडनी का क्या स्टेटस है। पंकज भी मुझे मिले, कहाँ का है तू, घर कहाँ है, घर ओरिजिन बता। कितना सही पकड़ा है आपने। साइकिल का बहुत किस्सा है। समाजवादी ज्वाइन करेंगे? क्या है, ऐसे बीच में राजनीति लेके आना जरूरी है। एक लड़का लड़की के बीच में राजनीति नहीं आनी चाहिए। बस मत, इतनी बेइज्जती मेरी अब तक नहीं हुई है, मैं कसम बता रहा हूँ। देखने में क्यों लग रहा है? देखने में तो ये भी नॉर्मल लग रही थी। देखो सवाल पूछ रही भारी भारी। बताओ नाम फिर उनके। नहीं सर नहीं। वही सारे देखते हैं तुमको। ये जो स्टार्टिंग के 19 शेर आते हैं ना, वो वही हैं कि वो जो थे जनाब, उनकी दो कमजोरी थी, एक औरतें, दूसरी मर्दाना कमजोरी। कितने अफेयर्स रहे आप? मुझे अपने से बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आता है। हाँ, या हो सकता है उसने बच्चा जान के फंसा लिया हो। अगर आपने नहीं देखा ये इंटरव्यू तो होगा अफसोस। पहले ही बता दिया, फिर मत देना मुझे दोष, ठीक है? इनकी पोएट्री सुनकर लोगों को मिलता है संतोष। एबीपी में आपका स्वागत है पारितोष। मतलब ये बहुत नया था। दोष, होश, परितोष, ये मतलब अनु मलिक जी को फॉलो करती है। दिल से ऊंची है अच्छा, बिल्डिंग। हाँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप आए हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, देवरिया से। हाँ जी। ठीक है, वहां से मुंबई का जो आपकी जर्नी रही है मुझे वो जाननी है। वहाँ से मुंबई के बीच में दिल्ली जो शहर है वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। अच्छा। मतलब वाया दिल्ली में मुंबई पहुँचा। और मोस्टली नॉर्थ से आने वाले लड़कों को पहला सपना होता है कि दिल्ली जाएं, और दूसरा सपना होता है कि यूपीएससी की तैयारी करें। अच्छा। तो मेरा दोनों ही इरादा नहीं था। मेरा दिल्ली आने का मकसद ये था कि मेरी दो बहनें थी, वो जेएनयू में पढ़ाई कर रही थी, अभी एक प्रोफेसर हो गई हैं डीयू में। अच्छा। तो मेरा जेएनयू में एडमिशन कराने का मन था, तो मैं आया था लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करने, फ्रेंच में। तो फ्रेंच में मुझे दाढ़ी तक नहीं आती है, तो जबान कहाँ से आएगी। तो क्रांतिकारी रहे जो जेएनयू का सपना था। हाँ, तो देखो ना, काला करता हुआ। अरे ऐसे कैसे। उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं हो पाया, तो डीयू में हुआ। और डीयू का थिएटर बहुत रिच है, तो मेरे लिए जो स्कूलिंग मेरी हुई, मतलब मेरी जो पढ़ाई हुई, मेरी जो परवरिश हुई, वो सिलेबस से ज़्यादा थिएटर, मतलब दिल्ली में मंडी हाउस के क्लासेस में ज़्यादा करता था। तो दिल्ली मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है। दिल्ली से ग्रेजुएशन करके, दिल्ली से थिएटर करके, दिल्ली से प्यार करके, ये तीनों कांड करके हम मुंबई पहुंचे। हाँ, तो अभी दिल्ली से रिश्ता मेरा ऐसा है कि मेरी शादी यहाँ की लड़की से हुई है। मीनाक्षी मेरे कॉलेज में मिली। मीनाक्षी मेरे कॉलेज में मिली, तो मेरे घर वालों ने बाद में बताया कि अच्छा तो ये करने गया था तू, हमें पढ़ाई का बहाना दिया था। तो आप मुंबई गए हैं यूपी से वाया दिल्ली 2009 999। तो यूपी में तो आपको, आपका जन्म हुआ तो आपको ऑब्वियसली प्यार होगा। हाँ। दिल्ली और मुंबई में कौन सी आपसे थोड़ी सख्त रही है, दिल्ली या मुंबई? मुझे लगता है दिल्ली में वो कुछ ऐसा मौका ही नहीं आया। 3 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद शाम को मैं थिएटर चला जाता था। तो मेरे वो मतलब मचाने के दिन थे वाली बात है, क्योंकि तब आप किसी करियर के तरफ नहीं होते हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, और आपको लगता है कि जो मेन गेट है जैसे क्रॉस करेंगे बाकी दुनिया में तबाही मचा देंगे। और जब आप पास आउट होते हो तो पता चलता है कि इस तरह के सपने लेके तमाम लोग हैं जो दुनिया में निकले हैं, वो सब तबाही मचा रहे हैं। तो आपको बहुत जूझना पड़ता है। और मुंबई शहर जो है ना, वो बहुत आजमाती है। अगर आप आउटसाइडर हैं, अगर आप बाहर से जाते हैं, आप देवरिया में पैदा होते हैं और आप मुंबई जाके अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये सफ़र भौगोलिक रूप से भी बहुत लंबा है और मेहनत के हिसाब से बहुत लंबा है। ज़हनी तौर पे भी बिल्कुल, बहुत। तो वो शुरू में तो वो दिक्कतें हुई, मुश्किलात आई शुरू में, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द प्रोसेस। हमें पता ही नहीं ना कि कोई स्टेडियम है, उसमें किधर से घुसे। तो मेन गेट से लोग जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ भीड़ है। खिड़की की तरफ से तो वो आते हैं ना जिनके बाप दादाओं ने वहाँ ज़मीनें तैयार की हैं। बट जब आप एक बार घुस जाते हो तो आपको गेम तो आता है ना। और अगर गेम आता है तो टिकोगे, वरना गेम अगर आता है तो जो दर्शक हैं वो तो फेयर है ना, वो तो आपके काम को देख के अप्रिशिएट करेंगे। इस मामले में मुंबई बहुत फेयर है। इफ़ यू नो योर वर्क दे विल अप्रिशिएट यू। अच्छा, अगर शोज़ की बात करें तो मुंबई आने के बाद का जो स्ट्रगल था, कितने वक्त के बाद आपको शोज़ मिले? बिकॉज
क्या आप इस चीज को मानते हैं कि सुपर डांसर्स ने आपको एक अच्छी पहचान, अलग पहचान दी है? डेफिनेटली सुपर डांसर से पहले मैं 15 शोज कर चुका था, ओह, जिसमें क्राइम पेट्रोल है। क्राइम पेट्रोल मैंने काफ़ी किया, मैंने 50 से ज़्यादा एपिसोड्स किए। मेरी शक्ल क्रिमिनल जैसी हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा कर रहा था। सुबह उठ के ऐसे उदास मुंह लेके चले जाओ, तुम फिट हो फिर। तो मैंने कुछ 50 से ज़्यादा एपिसोड्स किए। क्राइम पेट्रोल मैंने एक बार पूछा भी कितने क्राइम हो रहे हैं देश में या सिर्फ एपिसोड बना रहे हो तुम लोग, तो बोले नहीं हो तो और ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, तो वो किया। उसके बाद एक महाकुंभ नाम से शो था, बहुत बड़ा शो, वो किया। अब आप सोचो इस लेवल का काम करने के बाद भी आप वही ऑडिशन की लाइन में टंगे रहते हो और आप अपने आप को ढूंढ रहे होते कि और क्या करें। उस बीच में एक दो और छोटे छोटे काम किए थे, एक दो और शोज किए थे जिसमें एंकरिंग करने का मौका मिला। बट सुपर डांसर मेरे लिए रीबर्थ है, वो मंच और वो मौका। आपको बताऊं मेरा 1 महीने तक ऑडिशन हुआ था सुपर डांसर्स के लिए? सुपर डांसर्स के लिए। अच्छा, होस्ट के लिए? ऐसे कैमरा लगा देते थे और 3-4 लड़कियां थी, वो बुला लेती थी और बोलती थी कुछ भी बोलो। अच्छा, हाँ, मुझे मान लो मैं शिल्पा शेट्टी हूँ, रोज बुला के ये करवा दे। मैंने कहा एक बार आप लड़की बदल के देखो, शायद मेरे को फीलिंग ज्यादा और अच्छी अच्छी है। हाँ, तो वो हो नहीं रहा था। 1 महीने तक हो गया, तो मुझे लगा कि ये लो बसंती बुला के नाचो। हाँ, तो मैं भी रोज प्रेम रतन धन पर काम ही क्या था। एक समय के बाद मेरे को लग गया कि ये लोग मुझ पे सीख रहे हैं। ये लोग मुझ पे सीख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ऑडिशन लेना कैसे है। ओह, हाँ, तो आई गई बात खत्म। मैं जयपुर चला गया एक शो करने। उसके बाद अचानक उन्होंने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, और एक आदमी ने खुल के बोला था कि सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आप हैं, अगर मामा जी का किरदार वर्क करेगा देन ओनली विल कंटिन्यू दिस, अदरवाइज हम थैंक यू बोल देंगे कि 2 एपिसोड अच्छा लगा। और 2 एपिसोड पार हो गया तो भी मुझे रखा उन्होंने, शायद इस उम्मीद में कि आगे बेहतर हो। और 3rd एपिसोड में फादर वाली पोइट्री आई। हाँ, और शूटिंग चल रही थी। उस समय पापा आईसीयू में थे, पीजीआई लखनऊ। लाइफ कलाकारों के साथ होता है। तो मेरा काम ये था कि मैं चुटकुले सुनाऊं, मैं बातें करूं, मैं शायरी करूं, अरे शिल्पा जी मर जाएंगे, और जैसे कट हो मैं फ़ोन पे लेके वापस पीछे जाओ माई से बात करूं कि परेशान माई लोगों से। क्या हुआ, उसका ब्लड रिपोर्ट का क्या है और किडनी का क्या स्टेटस है। एनीवेज, तो उसमें फादर वाला एक्ट हुआ और वो वाली पोइट्री मैंने रिसाइट की। ये आपके काफ़ी सारे कैमरे लगे हैं, सारे रुक गए, कट हो गया। 45 मिनट तक शूटिंग रुकी रही। जो जज था वो रो रहा था, जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था उनके पेरेंट्स रो रहे थे, जो ऑडियंस वहाँ लाइव बैठी होती है वो रो रही। माहौल पूरा वैसा होता सब लोग, कैमरा पर्सन थे, सब इमोशनल थे, क्योंकि आदमी रिलेट करता है ना। ये रिश्ता है जो बहुत थैंकलेस है। फादर पे तो अरे पापा हैं, ठीक है, कर ही देंगे कर ही देंगे कर ही देंगे। पापा के लिए हम कुछ करें, ये अब फादर्स डे का ट्रेंड चालू हुआ ना कि पापा को मैंने पेन गिफ्ट दिया, मैं महान हूँ, मेरी मूर्ति बनवाओ। वो हुआ, और उसी दिन शाम को मैंने सुपर डांसर के 5 सीजन साइन किए। 5 सीजन साइन किए, 2 एपिसोड से वो पोएट्री ने आपको सीधे 5 सीजन दिए। ओह गॉड, 4 हो चुके हैं, 5th आई थिंक आएगा। लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। बिल्कुल। और आफ्टर सुपर डांसर्स फिर लाइन लगी? खूब। फिर क्या होता है ना कि आपको वैसे ही काम मिलने लगते हैं कि एक और शो है उसमें एंकर कर लो, उसमें चाचा जी बन जाओ, एक में ताया जी बन जाओ, एक में जेठ जी बन जाओ। तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, ये इसका सम्मान है कि मैं इसके अलावा कोई और डांस का शो ना करूं। तो मैंने कोई डांस का शो नहीं किया। फिर मैंने इंडियन आइडल एंकर किया था वहाँ पर, वो एज परितोष किया था। और फिर लूडो में कैसी एंट्री मिली? अनुराग सर वहाँ जज थे और वो देखते थे रोज। तो एक बार, अब तो डिजिटल है, कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो एक बार एबीपी का है भाई, इज्जतदार है सब मामला, लोग कमेंट भी अच्छे करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक आदमी है जो महा लड़कीबाज है। अच्छा, आप? अरे मैं नहीं, अच्छा सॉरी। वो जो किरदार है, मन्नू नाम था। बोले मन्नू का कैरेक्टर है जो महा लड़कीबाज है, उसकी शादी हो गई, फिर भी इधर उधर मुंह मारता रहता है। तो हमने सोचा कि ये रोल कौन करेगा, तो फिर तेरा नाम आया। मैंने कहा ये क्या बात होती है, मतलब ये कहाँ तुम इतनी अच्छी शायरियां सुना रहे हैं, कहाँ आप लड़कीबाज का कैरेक्टर? तो बोले ये शायरियां जो सुनाता है ये किसी इरादे से तो सुनाता होगा ना। बोला तो शिल्पा शेट्टी को पटा सकता है चलते शो में, वो होगा अंदर से कुछ तो। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बाल बढ़ाने शुरू कर दो और थोड़ा वेट पुट ऑन कर लो। तो हमने बस रोज शाम को हम पानी खोल के पी ले और हमारा वेट बढ़ जाता था। फिर लूडो की शूटिंग शुरू हुई और 1.5 साल तक मैं वैसे ही गुप्त सा 84 kg था मैं। 84? हाँ, और लंबे लंबे बाल, और वैसा मैं देख के दूर से लगता था ये अय्याश आदमी है। हाँ, या तो कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है। पर वो अच्छा, मतलब अच्छा मौका था। लूडो इतनी बड़ी फिल्म, और लॉकडाउन के टाइम रिलीज हुई ना नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें मेरे अलावा सारे बड़े लोग थे। तो बाद में लोगों ने इसलिए नोटिस किया कि वो सब तो ठीक है, ये कौन है। पंकज भी मुझे मिले, कहाँ का है तू, घर कहाँ है घर,
ओरिजिन बता, भोजन पिया घर पे। तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री में, कितना सही पकड़ा है अरे आपने। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि यू आर वेरी गुड, हम टच में रहेंगे और आना। तो उन्होंने बोला, फिर एक दिन मैसेज किया, कहाँ रह गया, आओ आओ। तो हाँ, तो उसके बाद उनसे एक वो लूडो की मेरे लिए वो भी एक कमाई है। आपको पता है कि ये मेरा अगला सवाल होने वाला था, ये मैंने सोचा था कि एक सेशन टाइप का रखेंगे, उसमें बोलेंगे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा गूगल कहता है कि पारितोष त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी रिलेटिव है, चचेरे भाई हैं। अब गूगल को धन्यवाद अगर ऐसा कहता है तो कहता है हाँ, गूगल, इसीलिए। ऑडियंस भी कहती है। और देखो, पंकज भैया ऑफिशियली मेरे बड़े भाई हैं अब, क्योंकि मेरी शादी हुई तो जेठ की जो रस्में होती हैं वो पंकज भैया ने और मृदुला भाभी ने, इन दोनों ने वो निभाई। हाँ, तो वैसे ऑफिशियली बड़े भाई हैं, काम में बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे। जिस इलाके से मैं आता हूँ, पूर्वांचल से, हमारे लिए गर्व की बात है। मतलब पंकज भैया को देख के ऐसा लगता है कि उनकी उपलब्धि हमारी है। वो कुछ भी अचीव करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं। उनको ये नेशनल पूरी अवार्ड ना मिला। श्रृंखला बन जाती है। बिल्कुल। मनोज बाजपेयी के लिए को पंकज त्रिपाठी हाँ। करते हैं, हाँ। उसके बाद पंकज त्रिपाठी को आप, अब आपको ये मुझे लगता है कि आप देखते हैं किसी में खुद को, या फिर आप उनको एडमायर करते हैं। हम जिस रास्ते से होके गए हैं वहां तक ना, तो हमें पता है कि हम अगर ये हाईवे के पास से जा रहे हैं तो कितनी मुश्किल उसके लिए होगी जो गांव से आया है। और उसके जो गांव से आता है वो सोचता है कि वो कुछ पिछड़े गांव से आया है, जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यू कांट ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको पानी पार करके जाना होता है। तो आदमी रिलेट करता है कि इन्होंने कितना वो देखा और होगा। समझता है स्ट्रगल। मेरे बाद अगर कोई आ रहा है मेरे परिवार से या मेरे परिचय से या मेरे इलाके से, उसके लिए भी तो आसान है ना, उसके पास एक रेफरेंस है कि यार वो यहीं से तो गया है। जो गूगल क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने पंकज त्रिपाठी का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब नेक्स्ट मैं आप पे आती हूँ। गूगल ये भी पूछ रहा है कि आपके अफेयर्स कितने रहे हैं, कितने अफेयर्स रहे हैं आपके। और मैं बता दूंगा जैसे तुम्हें लगता है। एक सर झूठ ही बोल दो, 1 2 3 4। दोबारा इश्क मुमकिन है गालिब, दोबारा इश्क मुमकिन है गालिब, पर टूट के चाहना तो एक ही बार होता है। तो वो आप टूट के चाह लिए थे। ये एक्सप्लेन मत करो, बस बात है, शेर सुन लिया, एंजॉय करो। सर आपको कभी वो 10th क्लास वाला प्यार नहीं हुआ जिसमें लव लेटर्स दिए जाते, चिट्ठी लिखी जाती? मुझे 7th में हुआ था। वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। और एक उसका मैं चित्र बताता हूँ। तो वो 8वीं क्लास में थी। मुझे अपने से बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मजा आता है। हाँ, या हो सकता है उसने बच्चा जान के फंसा लिया हो। बच्चा जान के। अरे ऐसे ही फंसाया था। देखो, एक साइकिल हुआ करती थी, लेडी बर्ड नाम था उसका, जिसमें आगे बास्केट होता था, तुम लोगों ने देखा होगा। तो मेरी जो बहन है अल्पना, मुझसे बड़ी अल्पना त्रिपाठी, तो अल्पना दीदी के लिए वो साइकिल खरीदी गई। तो पूरे मोहल्ले में वो इकलौती साइकिल थी। तो वो जो लड़की थी, नाम नहीं ले सकते, तो मन लेने वाला था, मुंह से निकल रहा था, मैं भूल गया ना, शूट चल रहा है फिर ऐसे। हटा दे। हाँ, तो उसके बाद उसने मुझसे दोस्ती कर ली। अच्छा। तो मैं साइकिल से मिलने जाता था तो वो साइकिल चलाती थी और मैं उसको देखता था, मुझे लगता था मैं तो प्यार है। हाँ, फिर तो समझ गए। साइकिल के चक्कर में उसने बच्चा फंसाया था। खुद भी बच्ची हाँ। थी। एक मेरे को सबसे लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या होता है ना, गिर गए थे साइकिल में? गिर नहीं गए थे, जब आपके प्यार के सामने या आपके क्रश के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए ना, हाँ। तो ऐसा लगता है ये धरती फटे और हम समा जाए। समा जाए। तो मेरे घर वाले मुझे बड़ा बड़ा काम देते थे, जैसे कि जैसे सिलेंडर भरवा के ला गेहूं दो, पिसवा लाओ। गेहूं पिसवा ला। उस साइकिल में गेहूं पिस जाता था? तो साइकिल पे गेहूं पिसवा के ला रहे थे और उसका घर जैसे पास आया, मैं तेज चलाने लगा कि ये क्रॉस हो जाए भगवान, और वहीं बोरी पलट गई। ओह नो। वहीं बोरी पलट गई और उसकी आटा पूरा। मम्मी आई और हम आटा दोनों सफेद। और साथ में आपकी इज्जत बची बचाई जो बस थी। मत, इतनी बेइज्जती मेरी अब तक नहीं हुई है, मैं कसम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने भी देखा? तो वो मम्मी आई तो वो भी आई? मम्मी आई तो वो भी आई। फिर मम्मी तो जानती थी ना, क्या हो गया, अरे सीपू तुम्हारी बोरी पलट गई। मम्मी क्या सीपू चले आ रहे हैं, अब कहाँ सीपू जो है, अरे यार उससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। समझ गए। स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम बहुत करते हैं स्वॉट एनालिसिस, मैं बहुत करती हूँ, हम नहीं यार, मैं बहुत करती हूँ स्वॉट एनालिसिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वॉट एनालिसिस करना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपनी एक स्ट्रेंथ बता दीजिए। अब ये मत कहिएगा हम बताएंगे क्या कैमरा पे, बता दीजिए प्लीज। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं नर्वस कम होता हूँ। नर्वस कम होते हैं? अच्छा, कैसे? किसी के भी सामने कुछ भी नर्वस नहीं होंगे? क्यों, कैसे? पता नहीं क्यों, कुछ तो ये मेरे ख्याल से ईश्वरीय ये देन है, मैं नहीं होता हूँ।
बहुत मतलब जैसे उस पर सोचूंगा तो होऊंगा। इट हैपेंस। हाँ, अगर आप सोचोगे ना कि यार कहीं आदमी नर्वस तो नहीं होगा, तो आदमी होने लगेगा, और उस ध्यान कहीं और लगा दोगे तो आप नहीं होगे। प्रिपरेशन आपकी अगर पूरी होगी तो आप नहीं होगे, ध्यान अलग लगा दोगे तो नहीं हाँ होगे। हाँ, रिजल्ट की चिंता होगी ना तो नर्वस होगे। अगर आप रिजल्ट की चिंता करोगे तो आपको टेंशन होगी कि अगर ये नहीं हुआ तो घबराहट हो रही है, अब मजा नहीं आया तो नहीं आया, ये प्रोसेस है, हमने प्रोसेस का तो मजा लिया ना, वो तो कोई आपसे नहीं छीन सकता। तुमने मतलब प्यार के चक्कर में आप गलियों के चक्कर लगाते हैं, आप उसके लिए बहुत तरह की बातें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आप उसके ख्याल में रहते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे आपको बाप न जगाए, आप उसके चक्कर में जगह कि 5 बजे वो कोचिंग जाती है, वो ना मिले, पर ये जो प्रोसेस है ये तो मेरे साथ रहेगा ना, ये तो हमने आनंद लिया, तो अगर वो देखोगे तो आप नर्वस नहीं होगे। मैं मेरे ख्याल से कम होता हूँ। मुझे कानपुर की गलियां याद आने लगी। वीकनेस? बताओ नाम फिर उनके। नहीं सर, नहीं वही सारे देखते हैं तुमको। नहीं, अरे ये जो सारे starting नहीं के- सर, सारे ये जो स्टार्टिंग के 19 शेयर आते हैं ना वो वही हैं। नहीं सर। 18 वो और एक उनमें से किसी की जो जलन में देखती है, बहुत सुंदर है क्या भावना। अच्छा, वीकनेस कॉफी के बाद। वो बताऊंगा क्यों, सर बता दीजिए ना, बताऊंगा क्यों। उसका फायदा उठा लेंगे लोग। वो कहीं लाइन लिखी थी ना कि वो जो थे जनाब उनकी 2 कमजोरी थी, एक औरतें, दूसरी मर्दाना कमजोरी। ठीक है सर, अभी आगे बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी, आपने वैसे तो बता दिया, सुपर डांसर्स अपॉर्चुनिटी थी, पर मेरे फिर ख्याल भी से एक है, मतलब एक पड़ाव है, ये कोई जरूरी नहीं मेरे लिए, तो मेरे घर वालों ने कह दिया कि तुम मुंबई जा सकते हो, यही बड़ी बात है। बड़ी बात है, बड़ा मौका है। उसके बाद तो सुपर डांसर हो, लूडो हो जाए, जनहित के लिए अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हो जाए, फिल्म मेरे लिए एक अलग से रंग लेके आए, इतनी सारी फिल्में रिलीज पे हैं, ये सब पड़ाव है। पहला वो जो मौका है ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप जिस ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे डर का माहौल होता है, हमारे वहाँ डरपोक लोग होते हैं, उन्हें कुछ प्रयोग करने से डर लगता है। बिल्कुल, और ये आप मिडिल 20 क्लास साल फैमिली की सर है और प्रॉब्लम। ये 20 साल पहले का सोचो ना, हम 2023 में बात कर रहे हैं। 2003 में एक लड़का जब घर पे पहली बार बोला होगा कि हमको नचनिया बनबे मारे तरह, तो ये चीज आज भी है, हाँ ये सोच है आज। कम है, हाँ कम है, कम है, और पर है, कम है, और जो आपने बोला कि मोहल्ले का बहुत सोचा जाता है, बहुत ज्यादा। अरे समाज का, मोहल्ले का। मेरे लिए एक बार साइकिल खरीदने की बात थी, साइकिल का बहुत किस्सा है मेरा। साइकिल खरीदने की बात थी तो रेंजर साइकिल। समाजवादी ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, ये मैं सपा मना करता हूँ। सपा ठीक है, साफ हाँ। हाँ ठीक है। तो क्या ऐसे बीच में राजनीति लेके आना जरूरी है? सॉरी सर, हाँ। एक लड़का लड़की के बीच में राजनीति नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने सही चुनाव किया है तो राजनीति पे क्या वो बात थी कि उस हर चीज में राजनीति है जब भी 2 में से किसी एक को चुनना होता है। साइकिल खरीदने की बात थी तो मैंने कहा वो मोटे पहिए वाली साइकिल खरीदेंगे, रेंजर साइकिल मेरे सारे दोस्तों के पास है। एक मेरे पिताजी का मित्र थे वकील, उन्होंने कहा नहीं तिवारी जी 22 इंच की खरीदते हैं एटलस, उस पे सिलेंडर भी लेके जाएंगे। ये मैंने कहा ये मर जाएंगे, इनको भी लेके जाएंगे। तो सच में उन्होंने वकील साहब ने साइकिल खरीदवाई मेरी। हाँ मैं मानती हूँ, हमारे पापा लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अपनी खुद की बच्चे की नहीं सुनेंगे, अपनी बीवी की भी नहीं सुनेंगे, हमारी माता जी कहते कहते हार जाए नहीं सुनेंगे। खैर है। अच्छा, और अब आप शादी का किस्सा बताइए। मीनाक्षी जी से आपकी जो मुलाकात हुई, जहाँ पर आपने एकदम टूट के शायरियाँ लिखी, कितनी शायरियाँ लिख दी उनके लिए? बहुत लिखी भाई। और पढ़ा, सुनाई? पीछे कौन पढ़ा, आप या वो या क्या, दोनों एक तरफा? मैं। फिर इस बार भी बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? क्या इस बार बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या फिर छोटा? मेरी जूनियर है। अच्छा ठीक, तो बराबर वालों मेरे से? कॉलेज में मेरा थिएटर ग्रुप था जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हम 4 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया। जब ड्यू में बहुत अच्छा नाम है, वयम नाम है उसका थिएटर ग्रुप का। तो उसमें वो लड़की ज्वाइन करने आई। मैंने कहा इतनी सुंदर लड़की थिएटर में, यार इसको तो मॉडलिंग में जाना चाहिए। तो किसी ने बताया कि वहाँ जा रही थी, उधर हुआ नहीं इसलिए इधर आई है। तो वहाँ आई और हम लोगों ने रैगिंग ली उसकी। भाई थिएटर में आए हो तो परफॉर्म करके दिखाओ, अपना स्पीच सुनाओ। मतलब सुंदर लड़की को भी नहीं छोड़ा? अरे उसी रैगिंग का बदला उसने नहीं छोड़ा, उसी रैगिंग का बदला उसने शादी करके लिया कि तुझसे मैं शादी करूंगी, अब पता लगूगा। फिर पूरे जिंदगी हर दिन रैगिंग ली जाएगी। देख लो, एक मिस कॉल आ जाए मैं सीधे नीचे पाया जाऊंगा। चलता इंटरव्यू से उठ के चला जाऊं मैं। मिस कॉल। हाँ। तो वो मेरे कॉलेज की हैं, 14 साल पुराना हमारा रिश्ता है। 15 साल हो गए, वनवास खत्म हो गया। तो उनसे हमारा अफेयर शुरू हुआ 2007-8-9। 2007-8-9, फिर 9 में मैं बॉम्बे चला गया, फिर हम अलग हो गए।
पर चलता रहा, रिश्ता चलता रहा। दोस्ती यारी चलती रही, अफेयर में नहीं थे। फिर हम कहीं और इधर उधर चक्करों में पड़ गए, वो मैं बता नहीं सकता। समझो ना? बड़े खूब हैं, बोल रहे थे अफेयर नहीं है। ठीक है, होता रहता है, हैपेंस, कट कर देना। और उसके बाद डेस्टिनी मेरे ख्याल से मीनाक्षी से ही मिलना था। हाँ, तो अभी नाउ वी हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। अभी तो मेरे को ड्रॉप करके गई यहाँ पे, सही में वो भी आई हुई है? चल गई। अरे यार, उनको आना चाहिए था, फिर नहीं। आपको बताना चाहिए था ना, साथ में बैठा के इंटरव्यू लेते। फिर मैं बोल पाता? गुड क्वेश्चन। 2 लड़कियां और मैं, बताओ। नहीं सर, फिर तो मस्त महफिल जमती। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप ये इंटरव्यू देखें नेक्स्ट टाइम, आप प्लीज बाहर से छोड़ के ना जाएं, आप आए तो ऊपर तक आए, क्योंकि सर ने तो बताया नहीं है। आप प्लीज आइए और मस्त आराम से बैठ के बातें शातें होंगी। और उन्होंने राहुल के हवाले कर दिया मुझे, राहुल मेरा छोटा भाई है, वो आया साथ में, तो राहुल के हवाले कर दिया कि तुम ले जाओ इनको। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें, कब आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं? अभी तो 2-3 फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं, मेरे ख्याल से तब इस साल रिलीज होने वाली है, इस साल आएगी। कुछ खट्टा हो जाए, गुरु रंधावा है उसमें, उनकी पहली हिंदी फिल्म है ये, मतलब पहली फिल्म है मेरे ख्याल से। मैं हूँ उसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, अनुपम खेर साहब हैं। उसके बाद आएगी लव की अरेंज मैरिज। लव की अरेंज मैरिज? हाँ, वाह। उसमें अनु कपूर जी हैं, राजपाल भैया हैं, सनी सिंह हैं, अवनीत कौर हैं, सुप्रिया जी हैं, मैं हूँ, ये प्राइमरी कास्ट है। इसके अलावा आएगी, एक आएगी हम दो हमारे 12। हम दो हमारे 12? उस पे हाँ काफी। सोचा है आपने ये अपनी नहीं, मेरी बायोपिक नहीं है। निजी जिंदगी में का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये किसी का घर ना हो, इसी पे फिल्म है। ये किसी का घर ना हो, ठीक है। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं आपसे पूछूंगी, OTT को कैसे देखते हो आप? क्योंकि जो लोग भी, जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं, एक्टर आते हैं या प्रोड्यूसर, हम जरूर पूछते हैं OTT को कैसे देखते हो, क्योंकि OTT ने ना बहुत कुछ बदला है, मुझे ऐसा लगता है। OTT को मैं उम्मीद के तौर पे देखता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स जो सिनेमा में जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बहुत सारे एक्टर्स जो आउट ऑफ वर्क थे, OTT ने उनको जिंदा कर दिया और बताया कि ये कितने दमदार लोग हैं। OTT ने सिनेमा और कंटेंट की परिभाषा बदल दी है, हीरो चेंज कर दिया। अब मुझे लगता है सब हीरो हैं। बिल्कुल। अभी हीरो के नाम आप पढ़ लीजिए, ऐसा लगता है 12वीं का रिजल्ट आया है। नाम पढ़ो ना अभी के हीरो का, विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी, जयदीप पहलवान, ऐसा नहीं था कि ऐसा नाम आया, बट दे आर हीरोज। कॉमन नाम और और क्या अच्छा काम कर रहे हैं। और आप देखिए, मतलब ऑडियंस से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। वो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, उसमें भी नहीं है, ना उम्र, ना कलर, ना भेदभाव किसी तरह का नहीं। पहले उम्र की बहुत सीमा हो जाती थी, मुझे लगता है। कंटेंट होल्ड कर रहा है ना। देखो, धीरे धीरे आदमी खुलता है ना। जब इन्होंने बाहर की सीरीज देखी जहाँ पे 40 साल का आदमी हीरो होता है, एक किसी मेड के साथ कहानी होती है, एक किसी 2 वॉचमैनों की सीरीज होती है, एक किंगडम की बात होती है जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, फिर लोगों को लगता है ऐसी तो कहानी हमारे वहाँ तमाम है। हमारे वहाँ चंद्रकांता तो कब का बना हुआ है, गेम ऑफ थ्रोन का बाप है कि नहीं, या अगर आप अल्लाह खंड की बात कर दे तो क्या परफॉर्मेंस है और क्या लड़ाई युद्ध है, क्या चीज़ें हैं अपने वहाँ। आप कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर में एक लाल इमली करके है। हाँ, बिल्कुल है। आप सोचो, पुरानी मिल है वो अपने आप में कहानी है बहुत, और वहाँ की बहुत कहानियां हैं। बिल्कुल, बहुत कहानियां हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कितने लोग हैं, कितनी कहानियाँ, कितनी लव स्टोरीज हैं जो धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि अभी डायरेक्टर्स, राइटर्स वहाँ के आ रहे हैं। अभी एक देवरिया का लड़का इंटरव्यू दे रहा है परितोष त्रिपाठी बन के, और एक कानपुर की लड़की इंटरव्यू ले रही है, तो बात फिर हिंदुस्तान की होगी ना। बात फिर हर शहर की होगी, हर जगह की होगी, हर गांव की होगी, क्योंकि हर छोटे शहर की शक्ल एक जैसी होती है। बिल्कुल। और वहाँ के लोगों की और वहाँ की पर्सनालिटी की बहुत दिल खोल के और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं पारितोष जी ने हम लोगों के साथ। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हम इंटरव्यू खत्म करें, पर खत्म तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो है वो हाँ, तो काले काले में बहुत ज्यादा हाँ, तो बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने। अब आपको क्या करना है, उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताए हैं अपने जो आने वाले हैं। अपना फीडबैक इस वीडियो को लेकर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा और जाकर उनकी फिल्में देखिएगा। उनके बारे में जो भी आपको फीडबैक देना है वो उनकी प्रोफाइल पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव, ENT लाइव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना।